नमस्कार दोस्तों। कैसा होगा यदि आपको हमेशा के लिए एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां चलना तो दूर आप ठीक से बैठ भी ना सकें। एक ऐसा कमरा जहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की हो, जहां से थोड़ी सी हवा और रोशनी के साथ साथ जहरीले कीड़े भी आपके कमरे में आ जाएं। कमरे के बाहर कटीली झाड़ियां, जंगल, सांप, बिच्छू और बहुत बड़ा दलदल हो। बाई चांस इन सब से बचकर अगर आप आगे भी निकल जाएं तो हज़ारों किलोमीटर तक गहरा समंदर हो। तो क्या ऐसी जगह पर रहना आपके लिए पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे देश के हज़ारों लोगों ने ऐसे ही कमरे में रहकर अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। कुछ लोग मारे गए, कुछ को मार दिया गया, कुछ दिमाग लगाकर वहाँ से भाग गए, तो कुछ इतिहास में गायब हो गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार आइलैंड पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी सेल्युलर जेल की, जिसे काला पानी जेल की सज़ा भी कहा जाता है। पर दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि क्यों ये जेल इतनी खतरनाक थी, क्यों कैदी यहाँ से भागना चाहते थे और कैसी कैसी सज़ाएं दी जाती थीं इस जेल में कैदियों को। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल और काला पानी की सज़ा के बारे में। तो दोस्तों, बात है साल 1906 की, जब अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक ऐसी जेल बनाई गई जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हज़ारों की संख्या में कैदी इस जेल में भरे गए थे जिनके परिवार वाले कभी इन्हें ढूंढ नहीं पाए। यहाँ कैदियों को खाने के लिए घास और मिट्टी की रोटी दी जाती थी और पीने के लिए ऐसा पानी दिया जाता था जिसमें कीड़े मरे हुए होते थे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जेल के अंदर कैदियों के लिए एक भी वॉशरूम नहीं बनाया गया था। शौच के लिए कैदियों की सेल में दो बर्तन दिए गए थे, जिसमें से एक में पानी होता था और दूसरे में इन्हें शौच करना होता था। बाहर चाहे जितनी भी सर्दी या गर्मी का मौसम हो, कैदियों को एक कंबल के अलावा ना तो कोई बिस्तर और ना ही पंखा दिया जाता था। ये जेल बीमारियों का घर था जो बदबूदार था, और कैदियों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई थी। ऐसा इसलिए कि उनके सेल में जिस बर्तन में कैदी शौच करते थे, कई बार वो बर्तन टूट जाता था या भर जाता था। उसके बाद कैदी ज़मीन पर ही शौच कर देते थे, जिसे साफ़ करने के लिए अंग्रेज़ पानी भी नहीं देते थे, जिस वजह से कैदी वैसे ही सेल में रहने के लिए मजबूर थे और पूरी तरह से बीमार हो जाते थे। ये जेल इतनी ज़्यादा अनहाइजीनिक थी दोस्तों कि कई सारे कैदी तो बीमारी की वजह से ही मारे गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल की दीवारें काफ़ी छोटी थीं। इनफैक्ट कैदियों की सेल में जो खिड़की थी, उसकी ऊंचाई भी सिर्फ 3 मीटर के आसपास ही थी, जहां से आसानी से दीवार कूद कर या खिड़की को तोड़कर जेल से भागा जा सकता था। लेकिन फिर भी कभी कोई एक भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया, क्योंकि जेल से बाहर की तरफ हज़ारों मील सिर्फ समुंदर था और जेल को समुंदर के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया था। ऐसे में अगर कोई कैदी भागता भी है तो जाएगा कहाँ? लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय के बाद सभी कैदी खुद ही वापस लौट आए। लेकिन लौट कर आने के बाद उन सभी कैदियों को फांसी दे दी गई, ताकि कोई और कैदी भागने की कोशिश ना करे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंग्रेज़ों ने इस जेल को साल 1896 से 1906 तक बनाया था। एक्चुअली इस जेल को बनाने का मेन रीज़न भारतीय क्रांतिकारियों को टॉर्चर करना था। अंग्रेज़ों को ये आइडिया तब आया जब 1857 में पहली बार इंडियंस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, क्योंकि वे ज़्यादा मजबूत थे इंडियन वॉर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। इसलिए इस जंग के बाद अंग्रेज़ों को ये चिंता हुई कि कहीं फिर से हिंदुस्तानी जंग ना छेड़ दें। इसलिए एक ऐसी जेल बनाने का विचार आया जिससे लोगों के मन में अंग्रेज़ों के लिए डर बना रहे। और इसी के चलते अंग्रेज़ों ने ये प्लान बनाया कि जो भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएगा, उसे इंडिया से दूर किसी सुनसान जगह पर कैद कर दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने अंडमान निकोबार के वाइपर आइलैंड में लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अंग्रेज़ों को भारत के लोगों में वो डर देखने को नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग अंग्रेज़ों के नाम से ही डरने लगें। फिर चार्ल्स जेम्स लियाल नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने अगस्त 1889 में सेल्युलर जेल बनाने का आइडिया दिया, जिसे आज काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स जेम्स का कहना था कि सेल्युलर जेल और इसकी पॉलिसीज़ बनाने के बाद भारत के क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ उंगली तो दूर आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले इसका डिज़ाइन फाइनल किया गया और फिर वाइपर आइलैंड से लगभग 25 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर में इसे बनाने की शुरुआत हुई। वाइपर आइलैंड की जेल में जो भारतीय क्रांतिकारी बंद थे, उन्हीं की मदद से पहले तो पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के जंगलों को काटा गया और सबसे पहले जेल में अंग्रेज़ों के लिए ऑफिस और जेल की दीवारें बनाई गईं। दोस्तों, इस जेल का डिज़ाइन एक साइकिल के टायर की तरह बनाया गया था, जिसे यदि आप ऊपर से देखें तो इसमें 7 अलग अलग विंग्स दिखाई देंगे। ये सातों विंग्स 3 फ्लोर के थे और कुल मिलाकर इस जेल में 696 सेल्स बनाए गए थे, ताकि हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जा सके। इन्हें अलग रखने का एक रीज़न ये भी था कि कहीं कैदी मिलकर जेल में कोई आंदोलन ना कर दें।
ये सारे सेल्स किसी कमरे की तरह नहीं थे, बल्कि एक कोठरी की तरह बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी और एक दरवाज़ा, जो कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि यदि आपके पास चाबी भी हो तो भी आप इस दरवाजे के ताले को ना खोल सकें। दीवारों की बनावट ऐसे की गई थी कि एक कैदी साथ वाली कोठरी में बंद कैदी से बात ना कर सके। और जेल की सातों विंग्स की बात करें तो एक विंग में बंद कैदी ना तो दूसरे विंग में जा सकता था और ना ही देख सकता था। खुद विनायक सावरकर को 2 साल तक पता नहीं चला था कि उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी इसी जेल में बंद हैं। दोस्तों, जेल की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस जेल को बनाने में कुल 10 सालों का समय लगा। और कैदी जो 10 साल से इस जेल को बना रहे थे, वो जानते थे कि वो खुद अपने लिए एक नर्क तैयार कर रहे हैं। जब जेल तैयार हुई साल 1906 में, तो भारत भर में विरोध करने वाले सभी क्रांतिकारियों को पकड़ा जाने लगा और इसी जेल में टॉर्चर करने के लिए भेजा जाने लगा। इस जेल में किसी भी कैदी को लाने का मतलब था कि अब यहाँ से वो वापस नहीं जाएगा। काला पानी का दूसरा मतलब भी यही है कि ये मौत की वो जगह थी जहाँ से कभी कोई वापस नहीं जा सकता। काला पानी की सज़ा काटने वाले क्रांतिकारियों में वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबाराव सावरकर और सान्याल बाबू जैसे कई नाम शामिल हैं। इन सभी क्रांतिकारियों ने इस जेल में वो टॉर्चर झेला है जो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था किसी भी राजनीतिक कैदी के लिए। दिन में 200 से ज़्यादा नारियल छीलना किसी बिना औजार के, कोल्हू में बैल की तरह जुत कर नारियल और सरसों का तेल निकालना, महीनों हाथ पैरों में जंजीर बांधकर भूखे प्यासे खड़े रहना, जूट और नारियल के छिलकों से बने हुए खुजली वाले कपड़े पहनना और खुजली चलने पर हाथ पैरों को जंजीरों से बांध देना। कई बार इन कपड़ों को इंसान की स्किन के साथ सिल दिया जाता था और हफ्तों तक खड़ा रखा जाता था हाथ पैर बांधकर। कई क्रांतिकारियों की मौत सिर्फ चीखने और चिल्लाने की वजह से हो गई थी। यदि कोई क्रांतिकारी विरोध करता तो उसे नंगा करके 200 कौड़े मारने की सज़ा दी जाती थी और ये सारी सज़ाएं हर क्रांतिकारी के जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। साल 1940 तक ये सिलसिला चला और महात्मा गांधी ने जब इसमें इंटरवीन किया साल 1942 में, तो अंग्रेज़ों ने सारे कैदियों को छोड़ दिया और अंग्रेज़ वहीं रह गए। लेकिन तभी जापान ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक की और इस जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया और सारे अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जापानीज़ आर्मी ने अंग्रेज़ों के साथ वही किया जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के साथ किया था। साल 1943 में जापानीज़ गवर्नमेंट ने ये पूरा आइलैंड सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और वहाँ से चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने साल 1943 में पहली बार वहां भारत का झंडा लहराया और जिंदा बचे हुए कुछ अंग्रेज़ों को वहां से भगा दिया। दोस्तों, आज की डेट में काला पानी सेल्युलर जेल एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है जो इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत आती है। यदि आप यहां विजिट करेंगे तो कई ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, काला पानी में दी जाने वाली सज़ाओं और टॉर्चर के बारे में? क्या अंग्रेज़ों का यह अमानवीय व्यवहार सही था भारतीय क्रांतिकारियों के साथ, या कुछ और रीज़न था इस सब के पीछे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।